अब आपकी जो कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको जो आईपीसी के इम्पोर्टेंट केस लॉ जो हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको जो केस बताऊँगा वो है पांडुरंग एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो ये जो केस है वो 1955 का केस है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड जो केस है ये, और पांडुरंग का केस। और इस केस में सेक्शन 34 और सेक्शन 149, सेक्शन 34 के अंतर्गत कहते हैं सामान्य आशय का सिद्धांत दिया गया है, और सेक्शन 149 के अंतर्गत कॉमन जो ऑब्जेक्ट थ्योरी है, सामान्य उद्देश्य का जो सिद्धांत है, वह सामान्य उद्देश्य के सिद्धांत को इसके अंतर्गत परिभाषित जो किया कि वह किया गया है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिसाइडेशन किया गया था वो यह किया गया था कि सेक्शन 34 के अंतर्गत कॉमन जो इंटेंशन है, उस कॉमन इंटेंशन के लिए पूर्व नियोजित योजना प्री प्लानिंग होना आवश्यक है, अर्थात प्री मीटिंग ऑफ द माइंड हो। अभियुक्तों का जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का पूर्व मिलन होना इसमें आवश्यक है। तो यह इस केस के अंतर्गत मेजर जो प्रिंसिपल है वो लेट डाउन किया गया था। अब इसमें एक केस लो बताता हूँ, तपन दास बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। तपन दास बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित मामला है, और इस मामले के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने जो विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो सिद्धांत दिए थे कि धारा 120B क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी है, उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अभियुक्त की जो दोष सिद्धि है, उस दोष सिद्धि के लिए सबसे पहले अभियुक्तों के बीच में एक आपराधिक करार, एक क्रिमिनल एग्रीमेंट और उनकी उपस्थिति का सिद्ध होना आवश्यक है। इसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जो काफ़ी फेमस था वो सिद्धांत, और वो ये दिया था कि यदि सह अभियुक्तों को अकम्प्लाइज सेक्शन 315 CRPC सेक्शन 133 एविडेंस, उसमें यही है कि यदि सह अभियुक्तों को ऐसे अपराध के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया गया है तो केवल एक अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये सिद्धांत इसमें दिया था। एक केस हमारा है इम्पोर्टेंट, मोती दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार। यह स्पेशली 141 से संबंधित मामला है, उससे संबंधित है, लेकिन यह केस 34 में भी आता है, 149 में भी यह आता है। और इस मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 34 और धारा 149 के बीच में अंतर को स्पष्ट किया था। तो इस केस में मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 657 नंबर का जनरल जो है पेज नंबर है उस पर यह AIR के अंतर्गत प्रिंटेड है ये केस। तो इस केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि कोई जन समूह एकत्रित होते समय अगर वैध है तो यदि उसका प्रयोजन परिवर्तित होता है उस जन समूह का, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह जन समूह, जन जो जमाव है, वह विधि विरुद्ध हो सकेगा। इस प्रकार से इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब केस लॉ है रेक्स वर्सेस गोविंदा, ILR 1 बम्बई 342। इस केस के अंतर्गत सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के बीच जो डिफरेंस है आपराधिक मानववध के बीच और हत्या के बीच जो अंतर है, उस अंतर को इस सेक्शन के इस केस के अंतर्गत जो
बताया गया था। आपको बेसिकली मैं अंतर बता देता हूँ। सबसे पहले आपराधिक मानव वध सेक्शन 299, हत्या सेक्शन 300। आपराधिक मानव वध के अंतर्गत मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य हो, और हत्या में भी वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से हो। तो इसमें है कि ऐसा कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया है आपराधिक मानव वध में, लेकिन हत्या के अंतर्गत है कि वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। दूसरा है ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिसमें मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, लेकिन इसके अंतर्गत यह है कि वह कार्य ऐसी चोट शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से किया गया है जिसमें अभियुक्त जानता है कि इससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। तीसरा इसका जो है वह है कार्य ऐसा ज्ञान रखते हुए किया गया है कि इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। इट इज प्रोबेबल टू कमिंग दैट इट शुड बी कॉज टू डेथ बट इट्स नॉट मैंडेटरी इन ऑर्डर ऑफ द नेचर, अर्थात मृत्यु प्रकृति के अनुक्रम में हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हत्या के अंतर्गत यह आवश्यक है कि चोट इस आशय से पहुंचाई जाए कि वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर हत्या करने के लिए सक्षम हो, या इस ज्ञान के साथ वह की जाए कि उससे मृत्यु होना निश्चित है, तो यह हत्या की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अब केस लो इसमें है KM नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी सेक्शन 300 के अंतर्गत बताया गया था, और इसमें सेक्शन 300 के अंतर्गत जो गंभीर और अचानक जो प्रकोपन था उस अचानक प्रकोपन को इसमें बताया था। तो इसके अंतर्गत यही था, इसमें विधि का सिद्धांत यही प्रतिपादित किया था कि गंभीर और अचानक जो परीक्षण है उस वह परीक्षण के अंतर्गत इसका जो बेसिकली जो फैक्टर है वो यही है कि क्या ऐसा प्रकोपन गंभीर और अचानक था। तो इसका जो मानदंड है वह मानदंड यही है कि सामान्य परिस्थिति वाला कोई मनुष्य यदि ऐसी स्थिति क्रिएट होती तो क्या अपना आपा खो देता। अगर आपा खो देता तो वह गंभीर और अचानक प्रकोपन का विषय समझा जाएगा, और नहीं खोता तो वह इस विषय वस्तु से बाहर का मुद्दा होगा। अब हमारा केस है बिरसा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 300 से रिलेटेड ही है क्वेश्चन है, और इसमें जो सेक्शन 300 से रिलेटेड है और इसमें यह डिसाइड किया गया था कि सेक्शन 300 के जो थर्ड जो इसका जो दृष्टांत है उस दृष्टांत के अंतर्गत किसी मामले को सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो आवश्यक तत्व ये है कि मृतक को चोट पहुंचाया जाना, चोट प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना, और शारीरिक चोट का आशयपूर्वक पहुंचाया जाना। अब केस लॉ आता है ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट। यह जो मामला है वो 307 से रिलेटेड है, अटेम्प्ट टू द मर्डर, अर्थात बच्चा जो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासन, डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासन, इसके में यह डिसाइड किया गई है जो सेक्शन है वो सेक्शन 24, 25, 467, 468 के अंतर्गत इसमें आता है। तो इसके अंतर्गत जो डिसीविंग को धोखा देना को जो धोखा देना शब्द है उस धोखा देना शब्द को इसमें परिभाषित किया था। तो इसमें यही बताया था कि इसमें जो कपट के अंतर्गत दो शब्द आते हैं, धोखा और क्षति का होना। तो क्षति जो शब्द है वो सेक्शन 44 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। तो क्षति हमारी 4 चीज़ों की होती है, शरीर की, मन की, ख्याति की और संपत्ति की।
और इस प्रकार से डॉक्टर मौलाना दिल्ली प्रशासन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आज हमने जो आईपीसी के महत्वपूर्ण केस थे वो देखे। आगे की कक्षा में मैं आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आईपीसी से रिलेटेड ही बताऊंगा। आज की कक्षा इतना ही। थैंक यू।